If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today I am going to teach you non-contact force and its types. So let's start. So the first example or the first type of non-contact force about which we are going to read is gravitational force, जिसको हम लोग gravity भी बोलते हैं. तो अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आई एम श्योर आप लोगों को इसका डेफिनेशन ही पता होगा. क्या है वो डेफिनेशन, देखते हैं. देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ हम लोगों को या जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सबको अपने तरफ, मतलब नीचे की तरफ वो खींचता है. ठीक है. सो इट इज़ द फोर्स with which earth attracts every object towards its center. उसको हम लोग अभी तक पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ना ये मास करके भी हम लोग को वर्ड थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा. मतलब देखो क्या है, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ये दो ऑब्जेक्ट को ली, याद रखना अगर यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट का मैं बात करूँ, यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू ऑब्जेक्ट्स. ये दोनों का मास है, इनका वजन है. इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है. ठीक है, दोनों का मास है. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है ना कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है, वो लोग एक दूसरे को एक ताकत से अट्रैक्ट करेंगे, एक ताकत की वजह से या एक ताकत से वो लोग अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. लेकिन यहाँ पर तो वो हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी आप लोग बोलोगे कि मैम आप बोले कि इन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ये लोग कहाँ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं ना. तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसका रीज़न ये है कि इनका मास उतना ज़्यादा नहीं है. अगर इनमें से किसी का भी मास बहुत ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग एक तो ट्रक रख दोगे और ये पेन, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, ट्रक उस पेन को खींच लेगा, नहीं, उतना मास भी, वो मास भी बहुत कम है. अगर आप लोग इमेजिन करो अर्थ का मास तो खूब ज़्यादा होगा, वैसा होना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पर इनका मास बहुत कम है, मास कम है, इसलिए इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो भी बहुत कम या बहुत छोटा होगा. वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ये दोनों ऑब्जेक्ट को लाइक अट्रैक्ट करवा दे या फिर पास पास वो ले आए. लेकिन अगर हम लोग कंसिडर करें या अगर हम लोग सोचें कि अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अर्थ पहला बॉडी, मतलब हम लोग को यहाँ पर अर्थ को ही लेना है. ठीक है. सेकंड, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ले ली, आप लोग अब देखो, जैसे कि इसको ही ले लेते हैं, अर्थ कितना बड़ा है, कितना उसमें मास है, मीन्स वो तो ह्यूज स्ट्रक्चर है वो, और ये तो उसके सामने नेग्लिजिबल है. अब आप लोग खुद कंसिडर करो दोनों का मास, अर्थ का मास तो भयंकर ज़्यादा होगा एंड इसका मास नेग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन. तो अर्थ एंड ये बॉडी दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा. हम लोगों को पता है कोई भी दो बॉडी अगर है, उनका मास है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अर्थ यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को देखो अपनी तरफ खींच के रखा है. ये ऑब्जेक्ट क्या हवा में है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट अर्थ में ही लगा हुआ है. मीन्स ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ? जमीन के साथ. यहाँ पर वही चीज़ बोलने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करता है. क्यों? क्योंकि उसका मास खूब ज़्यादा है. अगर अर्थ का मास ज़्यादा नहीं होता ना, तो वो भी उसके वजह से भी जो ग्रेविटेशनल पुल होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. एक्चुअल में यही रीज़न है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस अर्थ में, हम सब ज़मीन में ही स्टे करके रहते हैं. ठीक है. एंड कभी भी अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएंगे और अगर छोड़ते हैं तो वो किधर जाता है? वो ज़मीन की तरफ, वो अर्थ की तरफ जाता है. इसका रीज़न यही है कि अर्थ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर के साथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके साथ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है. तो यही है अट्रैक्टिव फोर्स. हम लोग अपने आँख से ऐसे नहीं देख सकते कि अर्थ अपना हाथ निकाल के ऑब्जेक्ट को पकड़ के वो नीचे ला रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है. ये एक्चुअली बोलोगे तो इनविजिबल फोर्स है, बट हम लोग इसको फील करते हैं. ठीक है ना. नाउ अगेन सम मोर डिस्कशन अबाउट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चीज़ों को अट्रैक्ट करने में मदद करता है. कभी भी वो दूर नहीं भगाएगा, वो रिपेल नहीं करेगा, वो अट्रैक्ट करने में मदद करता है. इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है. क्यों? बिकॉज इट ऑलवेज ट्राइज टू पुल मासेस टुगेदर. ये चीज़ों को पास लेके आता है, कभी भी उनको दूर भगाता नहीं है. और अगर मैं अर्थ का बात करूं अगेन, सो ग्रेविटेशनल
फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ जिस ताकत से चीज़ों को घिसता है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? बिकॉज अर्थ का मास भी बहुत ज़्यादा है। उस चक्कर में वो हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच लेता है। चाहे आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगी, अगर मैं सोचो ये पेन को ऊपर फेंकूंगी, ये पेन ऊपर जाएगा, रुकेगा, लेकिन वापस वो नीचे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अर्थ बैठा है। अर्थ क्या बोलता है? रुको, मैं तुमको खींचता हूँ, बिकॉज मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। सो आवर बॉडी, हम लोग का बॉडी also attracts object around us, but here the gravitational force is not so strong. हमारा बॉडी भी, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप लोग बैठ के पढ़ते होंगे, आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा, तो चलो आपके सामने अलमीरा है, या फिर अलमीरा तो बड़ा हो जाएगा, आपसे कोई छोटा चीज़ को आप ले लो, आपके सामने आपका पेन पड़ा है, ये रहा पेन पड़ा है, ठीक है, मेरे सामने ये पेन पड़ा है, तो मेरे और इस पेन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि मेरे में मास है, इस पेन में मास है, हम दोनों में मास है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अट्रैक्टिव फोर्स जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन क्या मेरा मास भी क्या बहुत ज़्यादा है, या फिर इस पेन का मास भी क्या बहुत ज़्यादा है? नहीं ना। अगर ऐसा होता ना, अगर मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव फोर्स करता, मीन्स एक्सर्ट करता इस पेन में, तो ये पेन पूरा मेरे पास लाइक फट से आ जाता, ठीक है, हम लोग मैग्नेट के जैसा बिहेव करते। सो हम लोग का बॉडी भी हम लोग के चारों तरफ वाले बॉडी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस केस में ना ग्रेविटेशनल फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होता। अर्थ का बात अलग है, अर्थ का बहुत ज़्यादा मास होता है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किस किस चीज़ों में डिपेंड करता है, अभी उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी, वो ये नीचे में, मतलब यहाँ पर मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, उसमें डिपेंड करता है। फर्स्ट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ का मास को ले लेते हैं, ठीक है, मास मतलब वजन, हम लोगों को पता है। ओके, सो मास, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ताकत के साथ चीज़ों को खींचेगा, मतलब वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बुक में ग्रेविटेशनल पुल लिखा है, वो सेम है विद दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ हाई और ग्रेटर मास, तो वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा। एग्जाम्पल देखो, ये अर्थ है और ये है मून। अर्थ का वजन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मून। मून तो छोटा होता है, तो इसका वजन भी बहुत कम होता है, किससे? मून से। अगर मास अर्थ का ज़्यादा है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा। मून में मास कम है तो मून का ग्रेविटेशनल पुल कम होगा, दोनों में होगा लेकिन कम होगा, इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। सो एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल, हम लोग अर्थ में हैं तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करते हैं। अर्थ हम लोग को बहुत ताकत से खींच के रखा है अपनी तरफ, लेकिन अगर हम मून में जाते हैं तो मून का तो मास कम है अर्थ के कंपैरिजन, तो हम लोग वहाँ पर फील करेंगे ग्रेविटेशनल पुल, करेंगे फील, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन हम लोग कम करेंगे। द सेकेंड फैक्टर देखो, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है। जो चीज़ जितने पास होगा, जैसे कि सोच लो हम लोग का अर्थ, आपको पता होगा प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ एक प्लैनेट है, वैसे वीनस भी एक प्लैनेट है। अर्थ वीनस दोनों का साइज बोलते हैं लगभग सेम है, मास लगभग सेम है, बट अगर मैं बात करूं अबाउट आवर मून, हम लोग का अर्थ का जो मून है, तो इसको मैं इसको आवर मून बोल रही हूँ, अर्थ का मून है ये, ठीक है। सो अगर मैं कंपेयर करूँ डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, अरे तो ये तो अर्थ का ही मून है, तो ये तो इसके पास ही है, वीनस तो काफ़ी दूर होता है, ठीक है। तो अगर ये मून का डिस्टेंस में कंपेयर करूँ अर्थ से तो, और वीनस से, तो अर्थ से मून थोड़ा पास है, और वीनस को अगर मैं लेके चलूँगी, वीनस तो काफ़ी दूर है, तो अर्थ, तो वीनस एंड मून का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो डिस्टेंस में क्या है ना, जितना दूर दो चीज़ होगा उतना कम उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल होगा। जो अगर दो चीज़ बहुत पास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है। अगर कोई दो चीज़ बहुत दूर है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम होगा। तो यहाँ पर क्या है, मून एंड अर्थ दोनों पास हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर देखने को मिलेगा, मोर पुल होगा। मोर पुल मतलब मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स मोर ग्रेविटेशनल फोर्स। वीनस और मून इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, ये लोग बहुत दूर हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल कम देखने को मिलेगा। तो ये मेनली दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है। पहला है मास, ऑब्जेक्ट्स का मास, जिसमें ज़्यादा मास होगा वो लोगों का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा,
जिसमें कम मास होगा उनका ग्रेविटेशनल पुल कम होगा। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, अगर दो चीज़ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल पुल कम है। अगर दो चीज़ के बीच में डिस्टेंस कम है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। नाउ एक और चीज़ है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मैं एक्चुअली बता चुकी हूँ बट फिर भी लिखा है तो फिर मैं बोल देती हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी चीज़ों को रिपेल नहीं करता, यह हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। विच अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वो ख़त्म। सेकेंड है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो देख के पता चल जा रहा है कि यहाँ पर मैग्नेट का, चुंबक का बात हो रहा है। सो मैग्नेट एक फोर्स के साथ चीज़ों को खींचता है। मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग उसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैग्नेट एग्जर्ट करता है। किस में एग्जर्ट करेगा? वो मैग्नेटिक सब्सटेंस में एग्जर्ट करेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है। ठीक है। सो इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज बिटवीन अ मैग्नेट एंड अनदर ऑब्जेक्ट। चुंबक और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स रहता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल है, मीन्स एक और डेफिनेशन है। इट इज़ अ फोर्स विथ विच मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस टूवर्ड्स इट। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ मैग्नेट, चुंबक, मैग्नेटिक सब्सटेंस लोगों को अपने तरफ खींचता है। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता, सो हियर आई हैव रिटन इट्स डेफिनेशन। मैग्नेटिक सब्सटेंस, अभी आप लोग सोचो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो चुंबक की तरफ खिंचा जाते हैं, लाइक आयरन, लोहा, निकल, कोबल्ट। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है। आप लोगों को आयरन का मतलब तो पता होगा, निकल एंड कोबल्ट ये भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है। नाम आप लोगों को याद रखना है। जिसको मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट किया, जो चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुए उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स आयरन, निकल, कोबल्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। सब चीज़ तो, हर चीज़ों को तो मैग्नेट अपने तरफ नहीं खींच सकता। जैसे कि अगर मैं ये पेन का बात करूँगी, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट लाऊंगी तो क्या मैग्नेट इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, इसको भी नहीं करेगा। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर लोहा का की लेके आऊँगी तो लोहा का चाबी, ऑब्वियसली वो उसको करेगा। सो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, जो कि बिल्कुल भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? तो वुड, लकड़ी नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, और भी बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 का एग्जाम्पल लिखी हूँ। ओके। नाउ दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ मैग्नेट। मैं यहाँ पर बनाई हूँ, मेरे पास होता तो मैं आप लोगों को दिखा देती। ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट ऑनलाइन साइट्स में भी बहुत जगह मिलता है। ओके। सो बार मैग्नेट देखो, एक तो बार जैसा ये दिख रहा है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इसको बनाया जाता है, तो हम लोग इसका नाम दे दिए हैं बार मैग्नेट। अगर मैं कोई भी मैग्नेट का बात करूं, मैग्नेट का तो अलग अलग शेप आता है, कोई मतलब कैसा भी हो सकता है मैग्नेट, लेकिन आर्टिफिशियली आजकल तो अलग अलग शेप, डिज़ायर्ड शेप मैग्नेट को दिया जाता है। सो मैग्नेट, चाहे हम लोग कोई भी मैग्नेट ले ले, कहीं का भी मैग्नेट ले ले, याद रखना मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होगा, 2 कोना वाला टाइप, मैं इसको बोल रही हूँ, 2 पोल होगा। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स ऑलवेज, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। यहाँ ईस्ट वेस्ट का बिल्कुल भी नहीं आता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो मैग्नेट का हमेशा 2 पोल होता है, उसको हम लोग डाइपोल्स भी, DIPOLE, डाइपोल भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोग कभी माइंड करे होगे, आई एम श्योर, अगर हम लोग 2 मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो 2 कंडीशन हम लोग देखते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या? देखो, सोच लो मैं 2 मैग्नेट को पास लेके आई, कभी कभी तो ऊपर चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, बट समटाइम्स जब हम 2 मैग्नेट को लेके आते हैं तो वो लोग ना दूर भागते हैं। मतलब कितना भी आप लोग कोशिश कर लो, वो लोग ऐसे पास नहीं आ पाएंगे, वो लोग थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, दूर दूर ही रह जाएंगे। वो क्यों होता है ना, उसका रीज़न है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये 2 पोल होता है मैग्नेट का। अगर मैं कोई भी मैग्नेट को ले लूँ, सिर्फ, ठीक है, 2 मैग्नेट का बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ। ओके, वेट, देखिए, अगर मैं 2 मैग्नेट को पास लेके आई, ये हो गया एक मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल।
उसके पास में मैं एक और मैग्नेट को लेके आई, ये साउथ ये नॉर्थ। आप लोग यहाँ पर माइंड करना मैं क्या की हूँ, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। नॉर्थ पोल मतलब वो कोना जो नॉर्थ पोल है और ये वो कोना है जो साउथ पोल है। दो मैग्नेट को जब मैं पास लेके आई तो दोनों का अलग अलग पोल लेके आई हूँ। इसका नॉर्थ पोल इधर है और इसके पास में साउथ पोल लेके आई हूँ। तो नॉर्थ साउथ दोनों अलग है कि एक है? अलग है दोनों। जब हम लोग अलग अलग पोल को मैं बोलूँगी अनलाइक या फिर डिसिमिलर पोल्स, अनलाइक या फिर डिसिमिलर पोल्स। तो जो डिसिमिलर पोल्स को जब हम लोग पास लेके आते हैं, ऐसे अलग अलग पोल्स को पास लेके आते हैं, तो वो लोग फट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो हम लोग मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे वो लोग फट से जो अट्रैक्ट हो रहे थे ना, वो ये केस था। जब अनलाइक पोल्स, जब अलग अलग पोल्स आते हैं तो वो लोग फट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन सेकंड केस में क्या बताई हूँ, अगर मैं मैग्नेट को पास लेके आ रही हूँ तो यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये सोच लो साउथ नॉर्थ। यहाँ पर आप लोग माइंड करो, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ भी मैग्नेट है, यहाँ भी मैग्नेट है। पहले हम लोग ऊपर वाला देखते हैं, ये हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। पहले हम लोग ऊपर वाला देखेंगे। यहाँ पर दोनों मैग्नेट आ रहे हैं, दोनों का एक जैसा पोल है, ये भी नॉर्थ वाला आ रहा है, ये भी नॉर्थ वाला आ रहा है। सेकंड केस में इधर भी साउथ इधर भी साउथ। जब आप लोग इन लोगों को ऐसे पास लेके आओगे तो ये लोग ना पास नहीं आएंगे, ये लोग ना एक जैसे हैं ना, तो ये लोग ना एक दूसरे से चिढ़ेंगे, ये लोग एक दूसरे को लाइक दूर भगाएंगे। तो अगर मैं सिमिलर पोल्स लेके आऊँगी, एक जैसा या फिर लाइक पोल्स, तो क्या होगा, ये लोग एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपेल करना। सो सिमिलर पोल रिपेल करेगा और जो अनलाइक है, जो अलग अलग है, वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी लिखी हूँ। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत नया है आप लोगों के लिए, तो इसको कैसे समझोगे। कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, मेनली मैं एग्जांपल वैसे ही दे रही हूँ, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, दोनों में चार्ज है। अब चार्ज का मतलब आप लोग समझो, आप लोग सुने होगे ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को प्लस चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव वाला माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा है, मतलब हम लोग के पास दो बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, कैसा भी चार्ज हो सकता है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं बोल रही हूँ, कैसा भी चार्ज हो सकता है दो बॉडी में, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल सोच लो, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। हाँ, ये एक बॉडी है अगेन और ये है दूसरा बॉडी। सोच लो इसमें प्लस चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, या फिर दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस वाले चार्ज है, ठीक है। मैं चार्ज का बात कर रही हूँ। जब ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है, उनके बीच में भी फोर्स होगा, याद रखना। उनके बीच में जो फोर्स होता है, जो ताकत होता है, या तो वो फोर्स उनको पास पास ले आएगा या फिर उनको दूर भगाएगा। या तो वो फोर्स की वजह से ये लोग पास आ जाएंगे या फिर वो लोग दूर जाएंगे। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन है, दूर भगाने वाला फोर्स है, जो कि एग्जिस्ट करता है दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में। दो ऐसे बॉडी जिनमें कुछ ना कुछ पक्का चार्ज होगा। तो आप लोग याद रखना, हम जितने भी आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स या बॉडी जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें भी चार्ज होगा, इसमें भी दोनों चार्ज होगा। मैं आप लोगों को बताई हूँ, दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस एंड माइनस। इसमें प्लस वाला चार्ज भी है और माइनस वाला चार्ज भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल है। जितना प्लस है ना उतना ही माइनस है, ठीक है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट आप लोग ये बस इतना एक बार याद रखो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना इस यूनिवर्स में, सब में दो टाइप का चार्ज होता है, लाइक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, नाउ सो जैसे हम लोग पोल के बारे में पढ़े, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ बताई थी पोल के बारे में, वैसे ही चार्ज का भी होता है। अगर एक जैसे चार्ज है, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, अगर एक जैसे चार्ज हैं लाइक चार्ज, तो वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलर चार्ज हमेशा रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज मतलब डिसिमिलर चार्ज वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। उसके लिए यहाँ पर दो पॉइंट है। तो आप लोगों को जो यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है ना, वो चार्ज ही है। और याद रखना एक चीज़, जितने भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये चार्ज्ड होगा, अगर इसमें कोई चार्ज होगा या तो प्लस या फिर माइनस, अगर इसमें आया
तो ये डेफिनेटली दूसरे ऑब्जेक्ट को भी ये फोर्स डालेगा उसमें, ठीक है। कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, या तो प्लस या फिर माइनस, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज होगा या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट उनमें फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो चार्ज वो दो टाइप के होते हैं, पहला है पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव। तो देख लेंगे हम लोग उसको भी, एकदम सिंपल है ये वाला। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। अब देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये ऑब्जेक्ट, इसको ले लो, मैं बस एग्जांपल देके बताई हूँ आप लोगों को, इसको ले लो, सोच लो वो ये वाला यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन देखें, इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज है। कैसे? पॉजिटिव को प्लस करके लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर कितना ठो लिखी हूँ, मैं यहाँ पर 6 ठो लिखी हूँ ना, तो मैं इसको 6 कर देती हूँ, 6 और 6, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग देखो, जितना यहाँ पर पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव में बनाई हूँ। यहाँ पर 6 ठो मैं प्लस बना दी हूँ और 6 ठो माइनस बना दी हूँ, मतलब 6 ठो प्लस वाला है और 6 ठो माइनस वाला है। अब आप लोग मैथ्स तो पढ़ते हो, मैथ्स में आप लोगों को पता होगा ना, जब इस टाइप के नंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं, 6 - 6 क्या आता है? 0। 2 - 2 क्या आएगा? 0। यहाँ भी वैसे ही मैं आप लोगों को एक्चुअली समझाने के लिए ऐसे बताई हूँ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल नंबर का होगा तो वो लोग एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं और उनमें फिर कोई चार्ज नहीं बचता। देखो यहाँ पर क्या कोई प्लस या माइनस करके आया? नहीं, यहाँ 0 आया। 0 आया मतलब हम लोग न्यूट्रल वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट में कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा। ना इसमें ये ऑब्जेक्ट में ना प्लस चार्ज होगा ना माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस एंड माइनस चार्ज दोनों इक्वल नंबर में और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कम होगा पॉजिटिव चार्ज, कैसे? देखो, इसका एक्चुअली बहुत सारे कंडीशंस होता है, पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऐसे, इस ऑब्जेक्ट में देखो 1 2 3 4 5 5 तो है पॉजिटिव चार्ज, तो मैं +5 लिखी हूँ, एंड नेगेटिव 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव है 6 तो मैं उसको ऐसे लिखी हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आंसर क्या आ रहा है? -1 मतलब नेगेटिव हुआ। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव माइनस चार्ज वाले अगर ज़्यादा हैं और प्लस वाले अगर कम हैं, तो वो ऑब्जेक्ट का ओवरऑल चार्ज हो जाता है नेगेटिव। वो ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर मैं बोलूँगी कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस पेन में नेगेटिव चार्ज अगर है, उसका मतलब इसमें माइनस वाले पार्टिकल्स ज़्यादा है और प्लस वाले कम है, मतलब पक्का वो इस टाइप से ही कुछ होंगे। देन अब उसका ही एक ऑपोजिट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट में, अब उसका उल्टा, अगर प्लस चार्ज ज़्यादा होगा और नेगेटिव वाले कम होंगे, नेगेटिव चार्ज, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब प्लस वाले, एंड 1 2 3 4 5 एंड 5 है माइनस नेगेटिव पार्टिकल्स। इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, जो कि प्लस में है, ठीक है। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज अगर कम है, तो उस ऑब्जेक्ट का ओवरऑल चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। तो ये 3 चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और एक एक्सपेरिमेंट है इसमें, लाइक वो बीट्स ऑफ पेपर है एंड उसको हम लोग लाइक अट्रैक्ट करवाएंगे विद स्केल। आप लोगों को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लाइक इन दोनों के बीच का एक अट्रैक्शन का यहाँ पर दिया गया है। स्केल है, बीट्स ऑफ पेपर है। क्या किया जाता है ना, स्केल को अपने ड्राई हेयर में रब करवाया जाता है। देखो, ड्राई हेयर मतलब बिना तेल वाला बाल। एक्चुअली अगर हम लोग ऑयली हेयर में अगर इसको हम लोग रब करेंगे तो ऑयल से क्या होता है ना, फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है लाइक कि हम लोग को ड्राई हेयर में ही इसको ऐसे से रब करना चाहिए। उसको रब करने के बाद आप लोग इसके पास में लेके आना, टच मत करना, तो आप लोग देखोगे कि ये वाला इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एग्जाम्पल है। करेंगे वो वाला कभी हम लोग, नॉट टुडे। ओके, देन थोड़ा सा लास्ट का बचा हुआ है, फिर हम लोग ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं क्या है वो। ओके, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ये लास्ट है इसमें। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स को मेज़र करना है। यस, हम लोग फोर्स को आराम से मेज़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर 1 का है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। एंड यस, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम लोग फोर्स को आराम से मेज़र कर सकते हैं।
जैसे कि हम लोग जब मास को मेज़र करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, मास को केजी में, ग्राम में लिखते हैं ना, कि 2 kg, 3 ग्राम, समथिंग समथिंग। अगर मैं लेंथ को मेज़र करती हूँ तो मैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ऐसे लिखती हूँ। वैसे ही फोर्स को मेज़र करने के समय में भी ऐसे यूनिट आता है। तो जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है फोर्स का, वो क्या है, न्यूटन। अगर मैं फोर्स के बारे में लिख रही हूँ, मैं अगर बोलूँगी कि 6 न्यूटन फोर्स है, तो मैं उसको ऐसे लिखूँगी 6 न्यूटन। मतलब 6 तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका यूनिट हो गया न्यूटन। सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। एक चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि न्यूटन का नाम लिखते वक्त, यहाँ पर देखो हम लोग उसको यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जब नाम लिखेंगे तो एन छोटा होना चाहिए, ठीक है, बट इसका सिंबल में एन शुड बी इन कैपिटल। अब ये जो न्यूटन है, जो नाम आया है, ये न्यूटन किसकी वजह से आया, देखो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, थे मतलब नॉट है, सबको पता होगा उनका नाम, सर आइजैक न्यूटन, पता है ना। तो यही साइंटिस्ट थे जिनकी नाम के हिसाब से फोर्स को यूनिट दिया गया। फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, वो इन्हीं के नाम की वजह से मिला है। अभी हम लोग तो आराम से मेज़र कर सकते हैं फोर्स को, मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ। आप लोग वेट का नाम सुने होंगे ना, वेट, स्प्रिंग बैलेंस भी आपको पता होगा। स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग वेट नापते हैं, ठीक है। वेट इज़ वन टाइप ऑफ फोर्स, वेट एक टाइप का फोर्स ही है, इसलिए मैं यहाँ पर फोर्स लिखी हूँ कि हम लोग फोर्स को स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करके नाप सकते हैं। फोर्स का जैसे मैं यहाँ पर यूनिट बताई न्यूटन, वैसे ही फोर्स को हम लोग किलोग्राम फोर्स मतलब केजीएफ, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। सो 1 kgf एक्चुअल में होता है 9.8 न्यूटन। अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन केजीएफ एंड न्यूटन, तो हम लोग को वहाँ पर लिखना है 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ये हम लोग को याद रखना है। 9.8 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाता है ना। सो बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 kgf या 1 किलोग्राम फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर सोच लो 1 kg का बॉडी है, सोच लो कोई भी बॉडी, सोच लो मैं यहाँ पर इसको ले ली, सोच लो इसका वजन है, मास है 1 kg। अगर 1 kg मास वाला ऑब्जेक्ट को मैं उसको पकड़ी हूँ या कुछ भी, ठीक है, 1 kg ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास, ये 1 kg मास वाला ऑब्जेक्ट को अर्थ मतलब ये अर्थ, जमीन, अर्थ एक ताकत के साथ नीचे की तरफ घिसता होगा। हम लोग पढ़े हैं ना पहले में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ घिसता है विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 1 kgf का मतलब है द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg टूवर्ड्स इट्स सेंटर। कोई 1 kg का बॉडी है, इस 1 kg का बॉडी को अर्थ अपने तरफ मतलब अपनी सेंटर की तरफ जिस फोर्स के साथ खींचता है उसी फोर्स को बोलते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। बहुत सारे बुक में 1 ग्राम फोर्स भी लिखा रहता है, तो वहाँ पर केजी की जगह में सिर्फ 1 ग्राम का बात होगा। केजी का बात हो रहा है तो 1 kg का बॉडी है, वो इस 1 kg के बॉडी को अर्थ अपने सेंटर में जिस ताकत जिस फोर्स के साथ खींच रहा है उसी को बोलते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। देन देयर आर सम क्वेश्चंस, इसी से जितना हम लोग पढ़े हैं ना उससे मैं बनाई हूँ। सो ये जो क्वेश्चंस है इसको आप लोग करोगे, डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह गया तो इसीलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला है सिमिलर पोल्स, एक जैसे पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे। सिमिलर पोल्स एक जैसे क्या करेंगे आप लोगों को पता है, मैं पढ़ाई हूँ। देन अ मैग्नेट हैज़ डैश पोल्स, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं हम लोग को वो लिखना है, नाम मत लिखना, सिर्फ पोल लिखना है 1 की 2। द 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, बताई हूँ मैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है, विल एक्सर्ट डैश ग्रेविटेशनल पुल, तो ग्रेविटेशनल पुल उसका कैसा होगा, ज़्यादा कि कम। अगर मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल पुल भी क्या होगा, यहाँ लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डैश ईच अदर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, उस हिसाब से लिखना है। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उनके बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वो जो एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग को यहाँ पर वो लिखना है। आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सब्सटेंस, आयरन किस टाइप का सब्सटेंस है, लोहा, तो मैग्नेटिक, मैं बता दे रही हूँ इसका आंसर मैग्नेटिक। लास्ट क्वेश्चन इज अ मैग्नेट विल डैश अ वुड, मैग्नेट चुंबक वुड को क्या करेगा, लकड़ी को क्या करेगा, नॉट अट्रैक्ट, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, तो अ मैग्नेट विल नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ वुड और वुड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन के ऊपर में ही शायद पुराने बुक में तो उसका अलग सा चैप्टर है और न्यू बुक में इसी चैप्टर में उसको ऐड कर दिया गया है।
ठीक है, आप लोग इतना पढ़िए, समझिए, जो डाउट्स होगा क्लियर कीजिएगा। आई होप जिसका जिसका एग्ज़ाम आ रहा है वो एग्ज़ाम सबका अच्छा जाए। कुछ डाउट होने से कमेंट पे इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। Till then, stay tuned, and if you have not subscribed to my channel, do subscribe it, like it, and share it with your friends.